एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे विमाशो में, जिसमें हम लेकर आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। इस वीडियो को आगे ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आपको आगे चल के 1000 रुपए के मूल्य के एप्पल के शेयर फ्री में देने वाला हूं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से आ रही है 3 मसौदों को पास किया गया है। इसमें 2 एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हैं जो कि आर्मी के लिए जारी की गई हैं और एक इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट जारी किया गया है। ये आप कह सकते हैं कि अंतिम निर्णय उसमें लिया गया है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी में हेलेना मिसाइल है जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में लगाई जानी है, तो अब इसको अनुमति दे दी गई है कि हाँ अब इसको खरीदने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। इसके साथ ही वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई होगी वो भी खरीदने पर मंजूरी बन गई है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मतलब हाँ हमको ये प्रोजेक्ट चाहिए, हमको ये हथियार चाहिए, इस पर अब अंतिम रूप दे दिया गया है इसको। और इसके बाद आरएफआई जारी की जाएगी, आरएफपी जारी करी जाएगी। टेंडर में अंतिम जो कंटेंडर होंगे, जो L1 आएगा उसको ये प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। ये क्योंकि डीआरडीओ के लिए अप्रूव किया गया है तो डीआरडीओ के डेवलप की हुई मिसाइल को ही लिया जाएगा और उसका भारतीय कंपनी के द्वारा निर्माण किया जाएगा। अब नेवी के लिए बात कर ली जाए तो शिवालिक क्लास के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स के लिए अब ब्रह्मोस के मसौदे को अंतिम मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब उनमें ब्रह्मोस लगाया जा सकता है। उसके लिए खरीदने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा और उनमें लगाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं म्यांमार और भारत के रिश्तों की। आपको पता है कि म्यांमार में जुंटा राज चल रहा है, वहां पे प्रो डेमोक्रेसी के लिए जो भी लोग काम करते हैं उनको रेबेलियन कह दिया जाता है। तो उन्हीं रिबेलियंस में से एक है चिन नेशनल आर्मी। उसका हेडक्वार्टर है जो भारत का बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, मिजोरम के पास में, वहां पर था। तो उन पर अटैक करने के लिए MiG-29 को डिप्लॉय किया गया। 2 बम गिराए गए म्यांमार के द्वारा जो कि भारत के अंदर आकर गिरे हैं, ये कहा जा रहा है। ये कुछ जगह कहा जा रहा है या न्यूज में कहा जा रहा है, म्यांमार के आर्मी के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि ये उनके हेडक्वार्टर पे गिरा है। पर वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने ये कहा है कि ये जंगल के अंदर कहीं गिरा हुआ है। वहीं साथ ही कुछ सोशल मीडिया में ये खबरें भी आई कि चिन नेशनल आर्मी के कुछ 5 लोग मर गए हैं और इस सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा गया है कि भारतीय एयरस्पेस का इस्तेमाल किया गया है इस प्रकार के अटैक करने के लिए। हमने पुराने समय में भी देखा है कि भारत म्यांमार के अंदर ऑपरेशन करता है, तो उसी प्रकार से हो सकता है म्यांमार भारत के अंदर भारत की रजामंदी के हिसाब से ऑपरेशन अपना कर रहा हो। यहाँ पर अब किसी का पक्ष नहीं लिया सकता कि जुंटा राज प्रो डेमोक्रेसी वाले रिबेलियंस को मार रहा है तो भारत साथ क्यों दे रहा है। भारत म्यांमार की अभी करंट गवर्नमेंट का साथ दे रहा है मुझे लगता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंटली ये बम भारत के अंदर आ गए हों। पर न्यूज ये है कि म्यांमार के बम जो कि MiG-29 से लॉन्च किए गए थे, उनके एयरफोर्स से लॉन्च किए गए थे, वो भारत के अंदर आके गिरे हैं। भारत की तरफ से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। हथियारों की बात ही चली है तो किसी भी देश की प्रगति के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही जो हथियार नहीं बनाती हैं वैसी कंपनियां भी आवश्यक हैं। आप विश्व के डिफेंस रिलेटेड कंपनी, नॉन डिफेंस रिलेटेड कंपनी को उठाकर अगर देखेंगे तो इसमें अमेरिकन कंपनियों का वर्चस्व हमेशा ही छाया रहा। नॉन डिफेंस कंपनीज में जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स इत्यादि हैं। इवन जो हम ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं वो भी कंपनी अमेरिकन है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप विश्व की 100 बड़ी कंपनियां उठाकर देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम यूएस की ही निकलेंगी। इन कंपनियों के हम बहुत बड़े उपभोक्ता हैं, पर उपभोक्ता के होने के साथ साथ इन कंपनियों की ग्रोथ का अगर फायदा उठाने की बात मैं कहूँ, इन कंपनियों में या यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करके, आप कहेंगे कि यूएस का मार्केट ही क्यों। पहली बात, यूएस में फ्रैक्शनल शेयर खरीदे जा सकते हैं, किसी शेयर का एक पार्ट खरीदा जा सकता है, कोई महंगा है तो उसका एक सस्ता पार्ट खरीद लो आप। दूसरी बात ये कि डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत होता जा रहा है, तो अगर आप अपने करेंसी को डॉलर में इन्वेस्ट किए रहेंगे तो जो रुपए आज 82 रुपए है कल 85 और कल 90 हो जाएगा, तो इससे आपको मुनाफा ही होगा। फिर आप कहेंगे कि यूएस में इन्वेस्ट करना बहुत ही महंगा होगा, ब्रोकरेज होगा, अकाउंट ओपनिंग चार्ज होगा, कमीशन होगा। ऐसा नहीं है। मेरी तरह आप भी अगर IND मनी का इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें इस प्रकार की कोई भी चार्जेस नहीं लगे होते हैं, कोई भी ब्रोकरेज नहीं, कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं, कोई भी कमीशन नहीं। इवन IND मनी तो आपको 1000 रुपए के एप्पल के शेयर फ्री में दे रहा है। आपको करना यह है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से इसको डाउनलोड करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, इसको फंड करना है। फंड करते ही आपको 1000 मूल्य के एप्पल के शेयर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस ऐप में आप SIP भी क्रिएट कर सकते हैं, वीकली, मंथली, जैसा भी आप चाहें। बात कर लेते हैं मलेशिया की। आपको पता है कि मलेशिया की जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसने 18 KA-50 जो कि साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट है उसको चुन लिया था और नई गवर्नमेंट आने पे ये फैसला लिया जाना था कि किसको अंतिम तौर पे चुना जाएगा, क्योंकि इसमें करप्शन के आरोप चीन के द्वारा लगाए गए थे। अब उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा ये कह दिया गया कि नई गवर्नमेंट के बावजूद भी इसी एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा, भले ही कितने ही आरोप लग रहे हो चीन का, क्योंकि JF-17 यहाँ पर सामने था और उसका दाम सबसे कम था। फिर
चीन फिर भी चीन के एयरक्राफ्ट को नहीं चुना गया, इसलिए चीन ये कह रहा है कि यहाँ पर करप्शन हुआ है। भारत का दूसरे नंबर का लोएस्ट कोट था और उससे ज़्यादा कोट किया गया था साउथ कोरिया की कंपनी के द्वारा, पर अंतिम तौर पर साउथ कोरिया की कंपनी के एयरक्राफ्ट को चुना गया। अब आगे चल के भी उन्हीं के साथ मसौदा साइन होगा, अब इसमें कोई भी संशय नहीं रह गया है। बात कर लेते हैं भारत और जापान के रिश्तों की। आपको पता है कि भारत के द्वारा अपना Su-30 MKI जापान भेजा गया है। वीर गार्डियन एक एक्सरसाइज होने वाली है उसके लिए, और कुछ इमेजेस इस तरह की निकल कर आई थी कि जापान में इसका बहुत भव्य स्वागत किया जा रहा है। जापान में कोई सोवियत समय का एयरक्राफ्ट या रशियन एयरक्राफ्ट 47 साल बाद लैंड कर रहा है, इसलिए लोगों की वहां पर जिज्ञासा बहुत ज्यादा है, वहां के पायलटों की जिज्ञासा बहुत ज्यादा है। 47 साल पहले वहां पर एक रशियन एयरक्राफ्ट MiG-25 लैंड किया था, उसके बाद कोई भी रशियन एयरक्राफ्ट वहां पर लैंड नहीं किया हुआ है। जब इस एक्सरसाइज का प्रपोजल हुआ था तो जापान ने स्पेशली भारत से ये कहा था कि Su-30 MKI को अपने भेजिएगा, उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के पास भी Su-30 है, भले ही दूसरा वेरिएंट है पर उनके पास भी यही एयरक्राफ्ट है, और जापान ये चाहता है कि उसका कार्ड इन एक्सरसाइज से वो ढूंढे, कुछ भारत उनको सिखाए कि कैसे इन एयरक्राफ्टों के विरुद्ध काम करना चाहिए। जापान यही सीखना चाहता है और भारत के साथ इसीलिए वो इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है और इतना भव्य स्वागत भारत के एयरक्राफ्टों और भारत के कंटिजेंट का कर रहा है। अब बात कर लेते हैं नेवल एंटीशिप मिसाइल की, मीडियम रेंज वाले मिसाइल की। इसके 4 वेरिएंट कहा जा रहा है कि डेवलप किया जा रहा है और DRDO को इसकी मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहला वेरिएंट इसका एयर लॉन्च वेरिएंट होने वाला है, जो कि शिप पे निशाना लगाने के लिए बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसका एक ऐसा वेरिएंट डेवलप किया जाएगा जो कि शिप में लगाया जा सकेगा और इसे शिप पे निशाना लगाया जाएगा। इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी एयर वेरिएंट के मुकाबले, क्योंकि इसमें एक सॉलिड स्टेट बूस्टर भी लगाया जाएगा। इसके अलावा एक सबमरीन से लॉन्च करने योग्य, जो कि एयर टाइट कनिस्टर के अंदर होगा, उसको लॉन्च किया जाएगा और जब वो सतह पे आएगा तब जाके वो किसी शिप पे लॉन्च किया जा सके, इस प्रकार का वेरिएंट भी डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ एक कोस्टल वेरिएंट डेवलप किया जा रहा है जिसकी मारक क्षमता लगभग 100 किलोमीटर की होगी, पर इसको भी शिप पे ही निशाना लगाने के लिए बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार के मिसाइल को तैयार किया जा रहा है, पर उसके लिए सबसे पहले एयर लॉन्च वेरिएंट ही बनाया जाएगा। DRDO की इसकी अनुमति दी गई है और उसके बाद 3 और वेरिएंट इसके अलग अलग डेवलप किए जाएंगे। ये एक तरह से हार्पून मिसाइल के क्लास का मिसाइल बनने वाला है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम ऑयल लेने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है, सबसे नंबर 1 पर बन गया है। हम लोगों से ये कहा जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ये कहती हैं कि भारत को रशिया से तेल नहीं लेना चाहिए। भारत ने नवंबर में $3 बिलियन का रशियन तेल लिया था और अमेरिका ने भारत से जो रिफाइंड पेट्रोलियम ऑयल है वो लगभग $500 मिलियन से ज्यादा का लिया है। यानी कि इसका एक बड़ा भाग जो हमने रशिया से लिया है तेल, उसका एक बड़ा भाग अमेरिका गया हुआ है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे देश हैं जिनका भारत से आयात बढ़ गया है इन तेलों का। इसमें यूके का तो आयात कम हुआ है, पर वहीं अगर इटली की बात करें, पोर्चुगल की बात करें, बेल्जियम की बात करें तो उनका आयात लगभग 1000 गुना बढ़ गया है। अगर पुर्तगाल की बात करें तो 1600 गुना उनका बढ़ गया है भारत से इस प्रकार के रिफाइंड पेट्रोलियम ऑयल का, यानी कि जो हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उस प्रकार के पेट्रोल का। तो ये भारत को ज्ञान देते हैं और भारत से ही फिर ये तेल खरीदते हैं और ये वही तेल है जिसमें मैक्सिमम भाग रशिया से होकर आया। हालांकि अभी भी भारतीय आयात का मैक्सिमम भाग रशियन नहीं है, पर फिर भी कुछ ऐसा भाग तो है जो कि रशिया से हमने डिस्काउंटेड रेट पे खरीदा, जिसके लिए भारत को कहा जा रहा है। याद है मैंने आपको एंडी मनी के बारे में बताया था। इस ऐप को भारत के लगभग 7 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी इसको डाउनलोड करिए और जो 1000 रुपए का एप्पल का शेयर है वो भी मुफ्त में पाइए। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको पढ़ा था जरूर देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।